इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अमरकांत का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा नामक गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश, बलिया जिला और नगरा नामक गांव में हुआ था। और जो अमरकांत हैं कहानीकार दोपहर का भोजन, तो अमरकांत का जो मूल नाम था, वास्तविक नाम था श्री राम वर्मा। तो श्री राम वर्मा नहीं था बल्कि श्री राम लाल था, लेकिन बाद में लाल शब्द उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्हें वर्मा शब्द जोड़ लिया। उनकी प्रारंभिक या आरंभिक जो शिक्षा है बलिया में हुई थी। उसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो जो अमरकांत हैं दोपहर का भोजन कहानी के कहानीकार, इन्हें बीए की डिग्री कहाँ से हासिल की थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। पूछा जा सकता है कि अमरकांत ने बीए की डिग्री कहाँ से प्राप्त की, किस विश्वविद्यालय से? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। साहित्य सृजन में उनकी बचपन से ही रुचि थी। किशोरावस्था तक आते आते उन्होंने अब कहानी लेखन प्रारंभ किया था। साहित्य सृजन में बचपन से ही रुचि रखने वाले कहानीकार अमरकांत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से बहुत ही मोस्ट है कि अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। ये प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट वेरी मोस्ट प्रश्न है। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो पत्रकारिता से की थी। मतलब सबसे पहले उन्होंने पत्रों का लिखना संपादन करना कार्य प्रारंभ किया था। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक, देखिए सैनिक सबसे पहला इन्हें पत्र का जो संपादन किया था, कहाँ से किया था? आगरा से किया था, और वो पत्र है सैनिक। अपने जीवन की शुरुआत भी उन्हें पत्रकारिता से की, और अमरकांत का जो पहला पत्र है सैनिक है, कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आगरा से हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जो प्रश्न है कि अमरकांत जी के द्वारा सबसे पहले किस पत्र का संपादन किया गया था? ध्यान रहे सैनिक पत्र है, कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से, और इसी से उनकी साहित्यिक जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद यहाँ से भी प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। जो अमरकांत हैं प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे, इनका लगाव था। इसके अतिरिक्त जो सैनिक पत्र है उसके अलावा उन्हें दैनिक अमृत पत्रिका निकाली थी एक, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो सैनिक पत्र है ये भी आपका दैनिक है। इसके बाद दैनिक अमृत पत्रिका निकाली थी, और दैनिक भारत, इनकी विभागों में भी कुछ समय तक कार्य किया। और इसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने कहानी पत्रिका का भी संपादन किया था। ये वेरी मोस्ट प्रश्न है आपका, कहानी पत्रिका का संपादन किया था। और इसी कहानी पत्रिका में जो दोपहर का भोजन कहानी है छपी थी। और ये दोपहर का भोजन जो कहानी है किस पत्र में छपी थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कहानी देखिए, दोपहर का भोजन बेधा भी कहानी है, और कहानी नाम की एक पत्रिका में ये निकली हुई थी, छपी हुई थी। चलिए अगला, अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। देखो प्रगतिशील दौर के भी कवि हैं और नई कहानी आंदोलन के भी एक प्रमुख कहानीकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में शहरी ग्रामीण जीवन, देखिए दोनों परिवेशों को उन्होंने शामिल किया है, शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। मतलब सत्य गांव के और शहर के परिवेश का यथार्थ वर्णन किया है। और ये भी कहते यथार्थवादी, क्योंकि ये यथार्थ शब्द आ गया, अगर ध्यान रहे कि यदि यथार्थ शब्द आ गया तो समझ लिए ये यथार्थवादी कहानीकार है। क्योंकि यथार्थवादी मतलब सत्य घटनाओं को लिखने वाले, जो जैसा था वैसा उन्हें लिख दिया। विमुक्तः मध्यम वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। देखिए शहरी और ग्रामीण परिवेश की यथार्थ घटनाओं का वर्णन किया है, लेकिन मध्यम किसे बनाया है? मध्यम वर्गीय जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को, चाहे वो शहर में रहने वाला हो और चाहे गांव में रहने वाला हो, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं। किस वर्ग के लोग? मध्यम वर्ग के। तो जो दोपहर का भोजन है वो भी मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं का वर्णन किया गया है ना। गांव या ग्रामीण परिवेश से संबंध है, मध्यम वर्गीय है। और
विसंगतियाँ, जो समाज में विसंगतियाँ या बुराइयाँ फैली होती हैं उनका वास्तविकता के साथ वर्णन करना अमरकांत का उद्देश्य था और उन्होंने वैसा किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त, जो आज का वर्तमान हमारा समाज है उसमें फैली हुई हैं ये बुराइयाँ, व्याप्त हैं समाज में। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, मतलब मानवता नहीं रह गई, दानवता आ गई है। हृदयहीनता, लोगों के पास हृदय नहीं रह गया, पत्थर हृदय हो गए। पाखंड, अंधविश्वास छाया हुआ है। आडंबर यानी वे भी अंधविश्वास हैं आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। तो समाज में कौन कौन सी बुराइयां फैली हुई जिनको अमरकांत ने अपनी कहानी में स्थान दिया है, तो ये 4 शब्द आए हुए हैं कि वर्तमान समाज में फैली हुई व्याप्त मानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड और आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया है। आज की सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से, देखिए यथार्थवादी कहानीकार थे, ढंग से यह व्यक्त किया है। अमरकांत की जो शैली थी वो सहज शैली थी और भाषा की सजीवता पाठकों को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों, है ना, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है इसलिए यहाँ पर आंचलिक शब्द आ गया है ना, कि आंचलिक मुहावरों का भी और शब्दों का भी, दोनों का प्रयोग किया है। आंचलिक, उनकी कहानियों में जीवंतता आ जाती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों का प्रयोग करने से उनकी जो कहानी है उनमें रोचकता बढ़ जाती है या जीवंतता आ जाती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है, मतलब जो पाठकगण हैं उनकी कहानियों को पढ़कर उन्हें अच्छा लगे, ऐसा उनका उद्देश्य ही नहीं रहा। चमत्कृत करने का उन्हें प्रयास नहीं किया, बल्कि यथार्थ घटनाओं का उन्हें बताने का प्रयास किया है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते थे जिस ढंग से जीवन चलता है। तो वो जैसे थे वैसा वो लिखते थे। उनकी रचनाओं में दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है ना। चलिए अमरकांत की मुख्य रचनाएं देख लेते हैं। जिंदगी और जोंक मोस्ट रचना है। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत की। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। तो ये जिंदगी और जोंक और कुहासा जिनकी 2 बहुत मोस्ट कहानियां हैं, पूछी जा चुकी हैं परीक्षाओं में। इसके बाद उन्हें कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यासों में देखिए सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार और इन्हीं हथियारों से, ये उपन्यास बहुत मोस्ट है। इन्हीं हथियारों से उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। जी बिल्कुल, पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें सिर्फ एक ही पात्र है। पूछा जा सकता है कि इन्हीं हथियारों में पात्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें सिर्फ एक पात्र है और इस उपन्यास पर उन्हें 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है भैया, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 2007 में मिला। कौन सी उपन्यास पर? इन्हीं हथियारों से। इसलिए ये आपका उपन्यास बहुत मोस्ट। इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर उन्होंने 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला। श्री लाल शुक्ल जी के साथ संयुक्त रूप में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि अमरकांत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से दिया गया था? श्री लाल शुक्ल के साथ। याद रहेगा दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हीं हथियारों नामक उपन्यास में, और भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार 2009 में मिला वो संयुक्त रूप से मिला हुआ था 2 लोगों के बीच, श्री लाल शुक्ल और अमरकांत। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखे हैं, बच्चों की पुस्तकें। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। चलिए अब हम देखते हैं जो दोपहर का भोजन कहानी है, इसका जो शीर्षक है, सारांश है, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट बहुत सारे बनेंगे इस कहानी में, तो अभी आज हम कहानी को पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट भी लेकर आऊँगा, हर एक टॉपिक के ऑब्जेक्ट भी लाऊंगा, हर एक पार्ट को आपके सामने लाऊंगा। कोशिश जितनी भी मेरी होगी आपके लिए बहुत अच्छा
मटेरियल पढ़ने के लिए आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, दोपहर का भोजन। गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी। एक ऑब्जेक्ट है। दोपहर का भोजन कहानी में किसकी समस्याओं को उजागर किया गया है? तो देखिए, गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी को केंद्र में रखा गया है। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है ना। तो दोपहर का जो भोजन कहानी है, ये कहानी किसको लक्ष्य में रखकर लिखी गई है भाई? गरीबी को। गरीबी को लक्ष्य में रखकर लिखी गई है और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर के। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। पूरा परिवार भावी यानी भविष्य को लेकर या भविष्य के प्रति आशा या उम्मीदें लगाई हुई है और उसी उम्मीदों के सहारे वो संघर्ष कर रहा है। और इस कहानी की जो प्रमुख स्त्री पात्र है वो है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती। ये सिद्धेश्वरी जो इस कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है, जीवंत पात्र है, वो गरीबी के दुख को सह रही है, लेकिन उसे मुखर मतलब उजागर नहीं होने देती है। उसकी आँच से अपने परिवार को बचाए रखती है, मतलब परिवार को गरीबी का एहसास नहीं होने देती है। बहुत ही हृदयवेदी कहानी है ये। पढ़ते समय आपका हृदय विचलित हो जाएगा, आपको दुख होगा। वास्तव में सिद्धेश्वरी कितनी सहनशील स्त्री थी, इसका आपको पता चलेगा। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। चलिए आगे हम इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, दोपहर का भोजन कहानी का शीर्षक है, दोपहर का भोजन। और ये जो कहानी थी जी आपकी कहानी पत्रिका में छपी हुई है, जी मैंने आपको अभी बताया है ना। और ये जो कहानी पत्रिका है आपकी, ये प्रकाशित हुई थी 1956 में। कहानी पत्रिका में दोपहर का भोजन 1956 में प्रकाशित हुई थी। ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है कि दोपहर का भोजन किस पत्रिका में, कहानी पत्रिका में, कब प्रकाशित हुई थी? 1956 में। चलिए देखते हैं, सिद्धेश्वरी के संघर्ष से परिचित कराते हैं हम आपको। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद, देखिए हर जगह हर लाइन पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगी, थोड़ा सा आपको नोट करते जाना है। खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया। खाना बनाने के बाद चूल्हे को क्या किया? बुझा दिया। और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटियों को देखने लगी, है ना। दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर या तो उन्हें अपने पैर की उंगलियां देखी होंगी या जमीन पर जो चींटियां जो चींटी रहती हैं, क्योंकि गरीब घर की कहानी है, कच्चे घर की कहानी है, झोपड़ियों की कहानी है, तो उनके घरों में चींटियां वगैरह होंगी, इसलिए लगता है कि उन्हें देखने लगी है या पैर की उंगलियों को। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी थी। अचानक उसे याद आया कि मुझे प्यास लगी थी। वह मतवाले की तरह, देखिए मतवाले की तरह, अब मतवाले शब्द आया है, उठी और गगरे से लोटा भर, देखिए गगरे और लोटा ये देशज शब्द हैं। इन्हीं शब्दों से पता चलता है कि ये कहानी का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट चढ़ा गई, पी गई। खाली पानी उसके कलेजे को लग गया। ये एक ऑब्जेक्ट है। अब सिद्धेश्वरी जो कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है, उसको पानी लग गया था, उसके कलेजे को पानी लग गया था। उसका कारण था कि वो खाली पेट अभी खाना खाया नहीं था, भूखी थी या कह दें उपवास था, और खाली पेट खाली पानी पिया, कुछ खाया नहीं, इसलिए उसे लग गया। हाय राम कहकर ज़मीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। आधे घंटे तक वहीं ज्यों की त्यों वह पड़ी रही। उसके बाद उसे जी में जी आया, मतलब होश आया, बेहोश हो गई। जब होश आया तो बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर
चारों तरफ देखने लगी। फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, ये 6 वर्षीय लड़का प्रमोद की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष। पूछा जा सकता है, प्रमोद एक सिद्धेश्वरी का लड़का है जो 6 वर्ष का है, नाम है प्रमोद। लड़का नंग धड़ंग पड़ा है या पड़ा था, छोटा है, 6 वर्ष का है। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी, मतलब इतना कमजोर है कि गले की और छाती की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे, मतलब उसके शरीर में ज़्यादा शक्ति नहीं है, हष्ट पुष्ट नहीं है, है ना, बहुत दुबला पतला है। इसलिए उसके पैर कैसे हैं? बासी ककड़ी की तरह, जैसे ककड़ी सूख जाती है वैसे उसके हाथ पांव भी जान पड़े थे। ऐसा मतलब जैसे उसके शरीर में जान ही ना हो, पैरों में जान ही ना हो। उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। पेट फूला हुआ था, हाथ पांव सूखे हुए थे। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी ना। वो लेटा हुआ था, सो रहा था। उसके शरीर की स्थिति बता दी, पेट फूला हुआ है, पैर सूखी ककड़ी की तरह है, ऐसा लग रहा है जैसे उनमें जान नहीं है। उसका मुंह खुला है, मुंह के ऊपर अनगिनत मक्खियां उड़ रही हैं। उठी अचानक, वह अचानक उठी बच्ची के पास जाने के लिए। बच्ची के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। मक्खियां उड़ रही थी, इसलिए उसके मुंह पर एक उन्होंने क्या किया, फटा हुआ गंदा ब्लाउज डाल दिया, ढक दिया। और एक आध मिनट, है ना, एक या आधा मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद चुपचाप खड़ी रही, सोचती रही। बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। दरवाजे पर गई और किवाड़ की आड़ ओट में होकर के वह रास्ता देखने लगी। 12 बज चुके थे, दोपहर के कितने, 12 बजे हुए थे। धूप अत्यंत तेज थी, मतलब ग्रीष्म ऋतु का समय है, गर्मियों का। और कभी कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते थे। धूप तेज थी, एक तो निकलता नहीं था कोई, अगर कोई निकलता था तो जल्दी से निकल जाता था। कोई छाता लगाए, कोई सिर पर गमछा बांधे हुए। 10-15 मिनट तक किवाड़ की ओर से कितने मिनट तक देखती रही? 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही। फिर उसके चेहरे पर व्याकुलता यानी व्याकुलता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। 15-20 मिनट तक खड़ी रही और उसके बाद वो व्याकुल हो उठी और आसमान और कड़ी धूप, इन दोनों के प्रति उन्हें चिंता व्यक्त की। 1-2 क्षण बाद जब उसने सिर को किवाड़ से काफ़ी आगे बढ़कर गली के छोर की तरफ निहारा, बाहर निकल गई और गली में दूर तक देखा, तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र, बड़े लड़के का नाम क्या था? रामचंद्र, धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। बड़ी आराम से धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था बड़ा लड़का। बड़ी लड़के का नाम क्या था? रामचंद्र। एक ऑब्जेक्ट ये चलता है कि बड़ी लड़की का नाम क्या था? रामचंद्र। और छोटी लड़की का नाम प्रमोद, जो 6 वर्ष का था। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारी की चौकी के पास नीचे रख दिया। जैसे उसने अपनी लड़की को देखा तो वो दौड़ती हुई अंदर गई फुर्ती से और एक लोटा पानी ओसारी की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौकी में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने और पोतने लगी। और वहां पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रख दिया। मतलब खाना बन गया था, कोई घर आया नहीं था खाना खाने के लिए, ना उसके पति आए ना कोई लड़का आया, इसलिए उन दरवाजे की ओर से गली में किसी न किसी के आने की राह देख रही थी कि कोई नहीं आया तो कोई आ तो नहीं रहा है। और रामचंद्र से आता दिखाई दे गया था। चलिए, इसके बाद रामचंद्र आकर के
धम से चौकी पर बैठ गया, फिर वहीं बेजान सा लेट गया। पहले बैठा और फिर ऐसे लेट गया जैसे उसमें जान ना हो, बेहोश हो गया। उसका मुंह लाल चढ़ा हुआ था, उसके बाल अत्यंत अस्त व्यस्त थे, उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। मतलब उसने जूते तक नहीं खोले, आया, बैठा और बेहोश हो गया, लेट गया। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए, क्योंकि जो सिद्धेश्वरी थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी, बच्चों से भी डरती थी, पति से भी डरती थी। देखिए, बच्चा बेहोश है, उसका बड़ा लड़का रामचंद्र बेहोश हो गया, लेकिन उसका साहस नहीं हुआ, नहीं गई उसके पास। वह वहीं से भयभीत निहारती या हिरनी की भांति सिर उसका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही चौके से। किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा, 10 मिनट तक वो बेहोश रहा। रामचंद्र कितने मिनट तक? 10 मिनट तक बेहोश रहा, नहीं उठा। तो वह घबरा गई। जब घबरा गई तो पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू। देखिए, ये 2 शब्द आए हुए हैं। बड़कू का मतलब बड़ा, तो माँ ने अपने बड़े लड़के रामचंद्र को बड़कू बड़कू कहकर पुकारा 2 बार, लेकिन उसकी कुछ उत्तर न देने पर वह डर गई। लड़के की नाक के पास हाथ रखा तो पता चला कि सांस ठीक से चल रही है। जब वो नहीं बोला तो उसने नाक के पास जाकर के अपना हाथ रखा कि भाई सांस चल रही है कि स्वर्ग से धर गया, तो सांस अच्छी तरह से चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, फिर उसके बाद सिर पर हाथ रखा, बुखार तो नहीं था। तो सिर पर हाथ रखा बुखार देखने के लिए, है ना। नाक के पास हाथ रखा सांस चलने के लिए कि चल रही है कि नहीं। सिर पर हाथ रखा बुखार देखने के लिए कि बुखार है या नहीं, तो बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। जैसी माँ ने सिर पर हाथ रखा तो रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा, फिर झट से उठ बैठा, जूते निकाले। अब उसे जूते खोलने का होश आ गया। नीचे रखे लोटे की जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। हाथ पैर धोया और उसके बाद चौकी पर आकर मतलब खाना खाने के लिए बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, क्या पूछा? डरते डरते पूछा, डरती थी, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? ये किसने कहा? सिद्धेश्वरी ने। किससे कहा? रामचंद्र से। रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, क्या बाबूजी खा चुके? मतलब पिताजी खा चुके? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे, मतलब अभी उन्हें खाया नहीं। ये संवाद माँ और पुत्र के बीच चल रही है, सिद्धेश्वरी और रामचंद्र के बीच चल रही है। पेपर में संवाद भी पूछ लिया जाता है, जैसे खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? यह किसने किससे कहा? तो माँ सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से। बाबूजी खा चुके हैं, यह रामचंद्र ने माँ से पूछा। आते ही होंगे, ये सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से कहा। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया खाना खाने के लिए। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। बड़ा लड़का रामचंद्र कितने वर्ष का? 21 वर्ष का था। छोटा 6 वर्ष का। छोटे का नाम प्रमोद था। छोटे का नाम प्रमोद, 6 वर्ष का। बड़ी का नाम रामचंद्र, 21 वर्ष का। बड़कू बड़कू जिसे कहा है माने, है ना। ऐसा कहते हैं, बड़कू कितने वर्ष का? रामचंद्र बड़कू कितने वर्ष का? 21 वर्ष का, 21। लंबा दुबला, लंबा था, दुबला पतला था, गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर झुर्रियां थी। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी, ये ऑब्जेक्ट बहुत मोस्ट है, याद रखिएगा। जो रामचंद्र था, रामचंद्र बड़कू, वो कहाँ काम करता था? प्रूफ रीडरी में। प्रूफ रीडरी में काम करता था। यह कम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। इंटर पास करने के बाद रामचंद्र ने प्रूफ रीडरी का काम सीखा। यह सीख रहा था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर रामचंद्र के सामने रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। खाने की ओर देखिए, अब गरीबी की स्थिति, हालात यहाँ से आपको पता चलने लगे। एक तो पहले से ही पता चल रहा है। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियाँ। कितनी रोटियाँ थी थाली में? 2। भर कटोरा
पनियाई दाल, कटोरी भर पनियाई दाल थी और चने की तली तरकारी थी। थाली में 2 रोटियां थीं, 1 कटोरा पनियाई दाल थी और चने की तली हुई तरकारी, है ना। तो ये तरकारी शब्द देखिए आया, तो ये ऐसे देशज शब्द हैं। पनियाई आया, कटोरा आया। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए, देखिए रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है। किसके बारे में पूछा? मोहन के बारे में। बड़ी कड़ी धूप हो रही है, मतलब उस समय जब रामचंद्र घर पर आया खाना खाने, तो मोहन उसका जो भाई है वो नहीं था। पूछ लिया खाते खाते, मोहन कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर मोहन का नाम आया। शुरुआत में 6 वर्ष का प्रमोद और रामचंद्र चल ही रहा है, मतलब 3 लड़के अभी तक आ चुके। देखते हैं और भी होंगे या 3 लड़के थे और पति पत्नी। टोटल दोपहर का जो भोजन है, कहानी में पात्रों की संख्या 5। स्त्री पात्र सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी का पिता मुंशी जी, और मुंशी जी का जो नाम था वो चंद्रिका प्रसाद था, मिलेगा भी। बाकी आपको मोहन मिल गया, रामचंद्र मिल गया और प्रमोद मिल गया। प्रमोद से बड़ा मोहन और मोहन से बड़ा रामचंद्र। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का। देखिए मोहन सिद्धेश्वरी का कौन सा लड़का है? मंझला, बीच का। पहले रामचंद्र हो गया, दूसरा आपका प्रमोद हो गया, तीसरा आपका मोहन हो गया। 3 कितनी संतान है? 3 थी। उम्र 18 वर्ष। कितनी उम्र है? 18 वर्ष। मोहन की 18 वर्ष, रामचंद्र की कितनी बताई गई? 21 वर्ष, और प्रमोद की कितनी बताई गई है? प्रमोद की जो बताई गई है 6 वर्ष। 6, 18 और 19। प्रमोद 6 वर्ष, मोहन 18 वर्ष, रामचंद्र 21 वर्ष। ये 3 पात्र हैं, याद रखना है आपको। तीनों पुत्र हैं, तीनों पुत्र हैं सिद्धेश्वरी के। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का, उम्र 18 वर्ष, वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है। जो मोहन है वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है और उसे परीक्षा कैसी देनी है? प्राइवेट छात्र के रूप में बैठकर 10वीं परीक्षा की प्राइवेट छात्र के रूप में उसे पेपर देना है, परीक्षा देनी है, जिसकी वो तैयारी कर रहा है। वह न मालूम कब घर से गायब था, ये कब से घर से गायब था। सिद्धेश्वरी को ये पता नहीं था कि जो मोहन है वो कब का निकला हुआ है, ये उसे पता नहीं है। लेकिन जब रामचंद्र ने सवाल किया है तो उसका जवाब देना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो डरती थी। सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था इस बात का कि मोहन कहाँ गया है। याद रखिएगा, सिद्धेश्वरी को कौन सी बात पता नहीं थी? सिद्धेश्वरी को ये बात पता नहीं थी कि मोहन कहाँ गया है। लेकिन क्या कहा उसने? किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई कि मैं सही या सत्य बता दूं कि मुझे पता नहीं है, क्योंकि डरती थी लड़की। उसने झूठ मूठ कहा, झूठ बोल दिया, किसी लड़की के यहाँ पढ़ने गया है। माँ ने क्या कहा? किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है। प्रशंसा कर रही रामचंद्र से मोहन की, है ना। किसी लड़के या मित्र के यहाँ पढ़ने गया होगा, आता ही होगा, और उसका दिमाग बहुत तेज है। उसकी तबीयत 24 घंटे में पढ़ने में लगी रहती है, मतलब वो 24 घंटे पढ़ता रहता है, हमेशा उसी की बात करता है, हमेशा पढ़ाई की बात। मतलब मोहन हमेशा किसकी बात करता? पढ़ाई की बात करता। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, रामचंद्र कुछ नहीं बोला। एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी लिया, फिर खाने में लग गया। वह काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। मतलब खाना अच्छा नहीं लग रहा था, या कहते हैं खाना अच्छा नहीं बना था, है ना। अब गरीबी थी, जैसा था वैसा बना दिया। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी, रामचंद्र को। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? क्योंकि वो आते ही बेहोश हो गया था रामचंद्र।
तो माँ ने देखो अभी तक नहीं पूछा कि जहाँ वो काम सीखने जाता है प्रूफ रीडरी का, वहाँ कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, क्या हुआ, नौकरी मिली नहीं मिली, डरते डरते बाद में पूछा। रामचंद्र ने बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। तो समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, यह कथन किसने किससे कहा? रामचंद्र ने सिद्धेश्वरी से यानी माँ से कहा। इसके बाद सिद्धेश्वरी भी चुप रही, कुछ नहीं बोली। धूप और तेज हो रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल के एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। एक आध बादल तैर रहे थे, बाकी वहाँ बादल थे नहीं। तेज धूप थी। बाहर की गली से गुजरते हुए है ना खड़खड़िया इक्के की आवाज़ आ रही थी। इक्के वाले ने करती थी तो उनकी आवाज़ आ रही थी। खटोले पर सोए बालक, जो छोटा बच्चा 6 वर्ष का प्रमोद था, वो खटोले पर लेटा हुआ था, सांस ले रहा था। तो खरखर सांस लेने की खरखर शब्द सुनाई दे रहा था। बाहर इक्के वाले की और अंदर बच्चे की घरघराने की, घर्राटों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, खरखराने की। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए कहा। रामचंद्र ने फिर कहा, प्रमोद खा चुका। अब उसकी आवाज़ उसके कानों तक पहुंच गई है ना, खरखर की, इसलिए उसने रामचंद्र ने उसे पूछ लिया कि प्रमोद खा चुका। सिद्धेश्वरी की ओर देखते हुए उदास स्वर सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखा और उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। तो रामचंद्र ने पूछा, रोया तो नहीं था? तो सिद्धेश्वरी ने उत्तर दिया, फिर झूठ बोल गई। देखिए, सिद्धेश्वरी ने फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया, बल्कि वो सचमुच रो रो कर क्या सो गया है। वो बड़ा ही होशियार हो गया है, इसकी भी बड़ा ही प्रशंसा कर रही है। अभी उसने प्रशंसा की थी किसकी? मंझली लड़की मोहन की, जो 18 वर्ष 10वीं में प्राइवेट की परीक्षा देना चाहता है। अब रामचंद्र से, अपने छोटे लड़के प्रमोद से भी झूठ बोल रही। आज बिल्कुल नहीं रोया, बहुत होशियार लड़का है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का है। पर वह आगे कुछ ना बोल सकी। इसके बाद वो नहीं बोली, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने के लिए जिद पकड़ ली थी। आज तो नहीं रोया, लेकिन कल है क्या खाने की? रेवड़ी खाने की हठ या जिद पकड़ ली थी, और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। तो कल तो ये रोया था किसके लिए? रेवड़ी के लिए, लेकिन आज नहीं रोया। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। तेजी से खाने लगा मतलब यहाँ हो सकता है कि उसे कुछ अपनी गरीबी का एहसास हुआ हो। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया। खड़ी हुई और कहा, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका था, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही, आधी ले लूँ। रामचंद्र बिगड़ गया। अधिक खिलाकर बीमार डालने की तबीयत है, मतलब बीमार कर डालोगी क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचते हो, बस अपनी जिद, भूख रहती हो तो क्या ले नहीं लेता मैं। इस तरह से वो अपनी माँ से बिगड़ गया और नाराज होने लगा। अगर मुझे भूख होती तो मैं ले लेता, और फिर जबरदस्ती खाने से बीमार करना चाहती खिलाकर। सिद्धेश्वरी जहाँ की तहाँ बैठी रहेगी, कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रहेगी। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, मैं पानी लाओ। पानी मंगाया उसने, रोटी तो नहीं ली लेकिन पानी मंगाया। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाल में रख लिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंख से निहारा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वह भोजन का ग्रास ना होकर पान का बीड़ा हो। मतलब खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था या अच्छा नहीं बना था,
लेकिन वो जैसे तैसे ज़बरदस्ती खा रहा था। एक टुकड़ा रोटी का नहीं खा पा रहा था, तो उसको थोड़ी देर तक तो वो थाली में रख ही रहा। अब उसके बाद उसने अंत में उसको जल्दी से इस तरह से खाया जैसे वो पान का बीड़ा खा रहा। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। देखिए रामचंद्र खा चुका, अब मोहन आ गया, आया और तुरंत हाथ पैर धोए और खाने के लिए बैठ गया। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थीं, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। जो मोहन था 18 वर्ष का, वो सांवला था। चेहरे पर किसके दाग थे? चेचक के। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, किंतु उसका उतना लंबा ना था। दुबला पतला था लेकिन लंबा नहीं था, है ना। रामचंद्र लंबा था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। वो आज गंभीर भी है और उदास भी है। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? मतलब आज कहाँ गए थे? भैया पूछ रहा था। मतलब तुम्हारी जो बड़कू भैया थी रामचंद्र, वो पूछ रहे थे कि आज कहाँ रह गए, कहाँ चले गए। मोहन ने रोटी के एक बड़े गिलास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। अब देखिए अपने मंझली लड़की मोहन से क्या कह रही है कि बड़का यानी बड़ा लड़का रामचंद्र आप तुम्हारी तारीफ कर रहा था और कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, बहुत तेज दिमाग है मोहन का, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपनी मंझली लड़की की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। तो चोरी तो नहीं की लेकिन झूठ तो बोला है ना। तो इसलिए प्रतिक्रिया को जानने के लिए शायद उसकी ओर उसने देखा। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा। माँ की ओर आशा देखकर हंसने लगा, फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से, मतलब मोहन को भी माँ ने कितनी रोटियां परोसी? 2। एक रोटी कटोरी की 3/4 दाल तथा अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। एक रोटी खाई अभी, है ना, और अधिकांश मतलब तरकारी खा चुका, 1/4 दाल साफ कर दी। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था, मोहन से और रामचंद्र से। अचानक उसकी आंखें भर आईं, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन के मुंह की ओर देखा या मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने तो एक रोटी ली थी। देखिए रामचंद्र ने भी रोटी नहीं ली थी, मना कर दिया था, लेकिन मोहन से ये झूठ बोल रही है कि एक नहीं लेना है तो आधी ले लो, थोड़ी सी ले लो, क्योंकि तुम्हारे बड़कू भैया ने एक ली थी, है ना। बल्कि सच्चाई ये है कि उसने नहीं ली थी। मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, है ना। मोहन ने देखो यहाँ कह दिया कि रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी लगती है। सिद्धेश्वरी ने कुछ कहते न बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद, देखिए जी आ गए मुंशी चंद्रिका प्रसाद, सिद्धेश्वरी के पति, जूतों को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया, मतलब सिर को ढक लिया, और मोहन दाल को एक सांस में पीकर पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। पिता जैसे ही आए सो उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बाहर चला गया। 2 रोटियां, कटोरा
पर दाल चने की तली तरकारी मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक गिरास को इस तरह चुगला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जो गाली करती। दो रोटियां उन्हें अपने पति रामचंद्रिका की थाली में भी परोसी थी, है ना। तो कितनी कितनी रोटियां परोसी अभी तक? दो दो। उनकी उम्र 45 वर्ष। कितनी? 45 वर्ष। किसकी? मुंशी चंद्रिका प्रसाद की। किंतु 50-55 के लगते थे। उम्र 45 थी लेकिन शरीर कैसा था? 55 साल। अब गरीबी ने शरीर को भून डाला। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। कंधी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? मतलब पिता ने बड़के को पूछा, रामचंद्र को पूछा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। पूछा तो था लेकिन बताया नहीं। जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाते हुए बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया। लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया क्योंकि सिद्धेश्वरी को कुछ पता नहीं था। रामचंद्र ने भी कुछ नहीं बताया था, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। अभी अभी खाकर काम पर गया है। कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। तो माने अपने से ही देखी प्रशंसा कर रही है। बाकी रामचंद्र ने तो बाबूजी का नाम ही नहीं लिया था। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आ गई। शर्माते हुए पूछा, ये क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोंगणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता। आज कह रहा था कि भैया किस शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। बड़का अपने दोनों छोटे भाइयों को बहुत चाहता है, इसलिए बड़का अपने दोनों भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है पर यह नहीं दे सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। देखिए माँ ने कितनी बड़ी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करी, बाकी इनमें से एक भी शब्द किसी ने नहीं कहा था। मतलब यही था सिद्धेश्वरी को अपनी गरीबी के हालात को अपने परिवार से दूर रखना, सामने ना आने देना। मुंशी जी दाल लगे थाल को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए कुछ हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफ़ी तेज है। वैसे लड़कपन में बड़ा नटखट भी था। जब बचपन था उसका तो नटखट था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बर्राक रखता था। मतलब जो भी मैं उसे याद करने के लिए देता कहता वो उसे करता था, याद रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफ़ी होशियार हैं। 3 लड़के थे। पूछा जा सकता है सिद्धेश्वरी के या मुंशी जी के कितने लड़के थे। प्रमोद को कम समझते हो, यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। अब प्रमोद छोटा लड़का है, 6 साल का है। मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुके थे। खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। एक टुकड़ा बचा था जिससे वो युद्ध कर रहे थे, खा रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा लिए। रोटी खाने में कठिनाई हुई सो पानी पी लिया। फिर रखकर खांस कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज़ सुनाई दे रही थी। पास के जमीन के पेड़ पर बैठा कोई पंडूक लगातार बोल रहा था। अब ये पंडूक शब्द जो आया है इसका अर्थ, क्योंकि ये पेड़ पर बैठा हुआ था एक पक्षी। किस पेड़ पर? नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। पंडूक नामक पक्षी बोल रहा था
किसी आटे की चक्की की पुक पुक की आवाज़ सुनाई दे रही थी, है ना। पुक पुक की आवाज़ जब डीजल इंजन से चक्की चला करती थी उस समय आवाज़ ऐसी आती थी। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था कि ना तो वो अपने पति से पूछ पाती थी और ना वो अपने बच्चों से पूछ पाती थी कुछ। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो। कितने दिनों से? 2 दिनों से। और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे ही नहीं रहा गया बोली, मालूम होता है आज अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गईं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? मुंशी जी ने चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी कि गंगाशरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। मतलब किसी ने एक दूसरे के सवालों के जवाब नहीं दिए, ना तो बाबूजी ने, मुंशी जी ने, और ना सिद्धेश्वरी ने। क्योंकि सिद्धेश्वरी ने फूफा के बीमार होने की बात की, सो मुंशी जी ने जवाब नहीं दिया। मुंशी जी ने तुरंत बात काटकर गंगाराम बाबू की लड़की की शादी की बात करने लगे। तो ये गंगाराम हो सकता है कि उनके दफ्तर में काम करने वाला एक व्यक्ति। सिद्धेश्वरी ठहास चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुचे दोनों दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, है ना। बाबूजी को भी उन्हें कसम दिलाई एक रोटी की, अभी बहुत सी हैं, बहुत रखी हुई हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी दृष्टि के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा और उसके तत्पश्चात किसी घुटे उस्ताज की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। हो सकता है इसने रसोई की ओर देख करके अनुमान लगा लिया हो रोटियों को। अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत ऊब भी गई है। कहने लगे कि अन्न और नमकीन दोनों से तबीयत ऊब गई है। तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी, अब तुमने बड़का की कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या, है ना। कसम को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या पूछा? गुड़। अगर गुड़ हो तो लाओ, सो कसम भी टूट जाएगी। सिद्धेश्वर ने बताया कि हंडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ और मैं उस रस को पीऊंगा। क्या बनाने के लिए कहा मुंशी जी ने? गुड़ का ठंडा रस, शरबत। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और जायका भी बदल जाएगा, कसम भी पूरी हो जाएगी, मजा आ जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौकी की ओर जमीन पर बैठ गई। चौकी की ओर गई और जमीन पर बैठ गई। कौन गया? सिद्धेश्वरी, क्योंकि अब सब खा चुके हैं, अब बारी किसकी है? सिद्धेश्वरी की। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल लिया, पर वह पूरा भरा नहीं, दाल थोड़ी बची थी, है ना। पिछली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची हुई थी, उसे पास खींच लिया। रोटियां की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची हुई थी। देखिए उसका कितना बड़ा दिल। दो दो रोटी सबको खिला दी, है ना। कसम दिलाकर अगली रोटी लेने के लिए बात कही, लेकिन किसी ने नहीं ली। अगर संयोग से ले लेता तो सिद्धेश्वरी के लिए एक भी रोटी नहीं बचती। मोटी भती और जली उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। वो बची हुई एक रोटी अपनी थाली में रखने ही वाली थी कि उसका ध्यान अपने छोटे लड़के प्रमोद की ओर गया, जो सो रहा था। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में बांट लिया। एक रोटी जो बची थी उसको 2 भागों में उन्होंने विभाजित कर लिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया, किसके लिए? प्रमोद के लिए। दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा, तब न मालूम कहाँ से उसकी आंखों में से टप टप आंसू बहने लगे।
सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे। जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया निमंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो, शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो, इस तरह खा करके निश्चिंत भाव से मुंशी जी लेटे हुए थे। तो ये देखिए आपकी कहानी है दोपहर का भोजन, है ना। इसमें कुल 5 पात्र हैं। पुत्रों की संख्या आपकी सिद्धेश्वरी की या मुंशी जी की 3 बताई गई है। तो ये तो हुआ, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास में लेकर आऊँगा। तो चलते हैं अब कहानी को, अपनी क्लास को, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।